हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अपने इस चैनल में। और आज हम बात करेंगे MEXT स्कॉलरशिप की। ये स्कॉलरशिप कौन सी कंट्री प्रोवाइड करती है, क्या है और इसका प्रोसीजर क्या है इसे पाने का। ठीक है, तो पहले तो मैं बता दूं MEXT की फुल फॉर्म क्या है जो ये MEXT स्कॉलरशिप कहती है। बहुत अजीब सी लगेगी बट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, कल्चर, स्पोर्ट्स एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। समझ ही नहीं आता इतना लंबा नाम इन्होंने MEXT में कैसे शॉर्ट कर दिया, बट वॉट एवर इट इज़। तो ये मिनिस्ट्री है जापान की, जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं हमें जापानीज़ गवर्नमेंट पर जिन्हें जापान में स्टडी करना है, तो उनके लिए ये बिल्कुल गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और ये हर साल होती है, तो अब आप इसे अगले नेक्स्ट ईयर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्हें इंटरेस्ट है जापान में, बहुत सारे रीजंस होते हैं, मैं आगे डिस्कस करूँगा, तो वो इस स्कॉलरशिप के बारे में पूरी डिटेल देखें इस पूरी वीडियो को। और मैं इसमें हर छोटी से छोटी चीज़ की बात करूँगा, क्योंकि मैंने खुद अप्लाई करी है इस साल और हमने लगभग सारे राउंड क्लियर कर लिए थे, बट एंड में ये स्कॉलरशिप इस साल की कैंसिल हो गई बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस पेंडेमिक। और एक छोटा सा रीज़न और था कि उन्हें वेन्यू नहीं मिला था दिल्ली गवर्नमेंट की लोकल लॉस की वजह से, तो दिल्ली गवर्नमेंट पे थोड़ा गुस्सा था मेरे को जिसवाया था, बट दैट इज़ अनदर स्टोरी। उसके बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो इसमें मैं पहले सिर्फ स्कॉलरशिप का ओवरव्यू दे देता हूँ कंप्लीट। तो जैसे बोला MEXT स्कॉलरशिप, तो ये स्कॉलरशिप 4 टाइप के स्टूडेंट्स को दी जाती है। पहला अंडर ग्रेजुएट, जैसे कि हम जिन्हें BSc और BTech कहते हैं। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट। और इसमें सेकंड कैटेगरी है रिसर्च, जो मास्टर्स के लिए होते हैं। ठीक है, और जो PhD कंटिन्यू कर सकते हैं, तो सेकंड कैटेगरी होगी मास्टर्स और रिसर्च के लिए, PhD के लिए। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं रिसर्च स्टूडेंट की कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी है स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग कॉलेज, जिसमें वो 2 साल, जैसे हमारे नॉर्मल डिग्रीज 4 साल की होती है। ठीक है, बट ये जो है ये स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग कॉलेज, ये एक तरह का वोकेशनल कोर्स है जो 2 साल का होता है, जिसमें स्टूडेंट्स एक तरह से काम करना सीखते हैं कि वो अपने प्रोफेशनल करियर को बनाने के लिए। ठीक है, तो उसे कहते हैं स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग कॉलेज। ठीक है, तो वो होता है 2 साल का। और एक फोर्थ कैटेगरी है कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एक अलग से उन्होंने इंस्टीट्यूट बना रखे हैं तो जिसमें इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स जाते हैं, टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये 4 तरह की कैटेगरी हुई, अंडर ग्रेजुएट, रिसर्च, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग कॉलेज एंड फोर्थ वन कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ज़्यादातर लोग इसमें अंडर ग्रेजुएट में अप्लाई करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो भी अप्लाई करते हैं वो अंडर ग्रेजुएट ही होते हैं, जैसे हम BSc और इन सब BTech के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। पहले हो गए 4 टाइप की कैटेगरी। नेक्स्ट है ये स्टार्ट कब होता है इसका एप्लीकेशन प्रोसेस। तो इसका एप्लीकेशन प्रोसेस नॉर्मली मिड अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है। जैसे इस साल 15 अप्रैल से इनका हो गया था, एप्लीकेशन फॉर्म बाहर आ गई थी, मतलब अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो मिड अप्रैल। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर के लिए याद रखना। ठीक है, और इसके बाद पहले ये हो गया। इसका नेक्स्ट क्या है, हम इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या सबमिट करने होते हैं। तो पहले तो जो इनकी वेबसाइट पे जाइएगा, जैसे कि इंडिया में 5 एम्बेसीज है जापान, तो इंग्लिश और जापानीज़ दोनों में प्रोवाइडेड होगा। तो पहले तो ये होता है एक एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें हमें पूरा अपना डेटा लिखना होता है, डेट ऑफ बर्थ, जैसे बायोडेटा होता है। और उसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं, लाइक why you want to study in Japan, what is the trigger of having interest in Japan, and what are you thinking of doing after getting education in Japan, and what can you do for the benefit of your home country as well as Japan. So all these kinds of question they ask, और इसमें हमें रिटर्न आंसर देना होता है। इससे वो उन्हें डिसाइड करने में आसानी होती है कि किस एप्लीकेशन को हम इसमें पास करें, जिससे अगले स्टेप में हम जा सकें। ठीक है, तो इनका बहुत सोच समझ के अच्छे से आंसर लिखना होता है। ठीक है, जेन्युइनली लिखना होता है, झूठ नहीं लिखना होता है, उन्हें पता चल जाता है क्या झूठ होता है। ठीक है, तो बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। तो पहला तो ये स्टेप हो गया एप्लीकेशन प्रोसेस, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म। सेकंड फॉर्म होता है एक सर्टिफिकेट ऑफ हेल्थ। ठीक है, हेल्थ सर्टिफिकेट कह लो। तो इससे हमें किसी भी अपने रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से हमें वो पूरा फिल करवाना होता है। उसमें चेस्ट एक्सरे होता है, बहुत सारे ब्लड सैंपल्स होते हैं, मतलब ब्लड टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो कोई सा भी डॉक्टर, मतलब जो गवर्नमेंट जॉब, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही ज़्यादा बेटर रहता है, उनसे वो कंप्लीट करवाना होता है। ठीक है, और थर्ड एक रिकमेंडेशन लेटर। तो अगर तुम यूनिवर्सिटी में हो तो यूनिवर्सिटी से, या फिर स्कूल में, तो जिन्होंने 12th कर ली, तो उन्हें अपने किसी एक टीचर से या प्रिंसिपल से उन्हें एक रिकमेंडेशन लेटर लिखवाना होता है। इंडिया में रिकमेंडेशन लेटर का लिटरली कोई यूज़ नहीं होता, मुझे भी अच्छे से अभी पता चला। ठीक है, मतलब इंडिया में ये सिस्टम है ही नहीं रिकमेंडेशन लेटर का, बट फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। तो किसी भी टीचर से जो तुम्हें बहुत, मतलब जो टीचर तुम्हें बहुत अच्छे से समझता हो, जो तुम्हें जानता हो, उससे रिकमेंडेशन लेटर लिखवाना चाहिए। उसमें टीचर तुम्हारी क्वालिटीज़ की बात करता है कि ये स्टूडेंट पढ़ाई में तो है ही, एकेडमिक में, और इसके अलावा टीम वर्क, को करिकुलर एक्टिविटीज़, माइंड से अच्छा है, चीज़ों को समझता है, ये सब की बात की जाती है। तो टीचर एक तरह से तुम्हारी तारीफ़ करता है उसमें। ठीक है, रिकमेंड करता है कि तुम्हें कि ये स्कॉलरशिप तुम्हें दी जाए, तुम उसके लायक हो। ठीक है, तो ये हो गया रिकमेंडेशन लेटर। इसके अलावा एक और डॉक्यूमेंट होता है, तो वही मार्कशीट्स। ठीक है, उसमें 3 साल की मार्कशीट्स लगती है। तो जैसे जो अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करेंगे, जैसे BTech या BSc, तो उन्हें 10th
11th और 12th की मार्कशीट देनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें वो 11th की भी मार्कशीट मांगते थे, ऐसा मत सोचना कि सिर्फ 10th और 12th की दे देंगे, ठीक है। तीनों साल का मार्कशीट देनी होती है। और जैसे ओरिजिनल तो नहीं देते क्योंकि हमें इंडिया में सिर्फ एक ही प्रोवाइडेड होती है ओरिजिनल, तो उनकी फ़ोटोकॉपी करा के प्रिंसिपल से उनमें सिग्नेचर करवा लेने चाहिए, ठीक है, मतलब ओरिजिनल सिग्नेचर। तो तुम उसे भेज सकते हो क्योंकि वो वेरीफाइड हो जाते हैं, ठीक है। मैंने ऐसे ही करा था, ये टिप्स बता रहा हूँ, बहुत ही मुश्किल हुआ था मेरे को लेकिन हो गया था। मैं अपनी स्टोरी अगली वीडियो में बताऊंगा, पहले हम बेसिक इसमें बात करते हैं कि कैसे। तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स हो गए। पहला एप्लीकेशन फॉर्म जो ऑनलाइन मिलेगा, डाउनलोड करके पूरा फिल करना होता है। सर्टिफिकेट ऑफ हेल्थ सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन मिलता है, उसे डॉक्टर से भरवाना होता है। 3rd रिकमेंडेशन लेटर, वो तो अपने टीचर से लिखवाना होता है। और 4th अपनी मार्कशीट्स की फ़ोटोकॉपी और सिग्नेचर प्रिंसिपल की, ठीक है। तो ये 4 हो गए। तो ये हो गया डॉक्यूमेंट। तो अब इन्हें हम भेजे कैसे एम्बेसी में? देखो आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, मेल से हो जाना चाहिए, बट इनकी पता नहीं क्या अलग ही सिस्टम है। तो ये अभी भी कुरियर से ही मंगाते हैं, मेल से। मुझे बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड और ओल्ड टाइप का लगा था, बट वी हैव टू डू इट। तो सभी चीज़ों को पैक करके कुरियर करना होता है। लिफाफे में पैक करा, कुरियर, अपना एड्रेस होगा जिस भी तुम एम्बेसी में भेज रहे हो उसका एड्रेस, बस कुरियर हो गया। और इससे मुझे पहला एक्सपीरियंस भी मिला था कुरियर करने का, कोई चीज़ इससे पहले तो कभी करा ही नहीं था, ठीक है। तो इससे कुरियर होता है, ठीक है। तो इसकी जैसे मैंने कहा ना, ये 15 लगभग मिड अप्रैल से स्टार्ट होता है और एंड मई तक चलता है, पूरा लगभग 1.5 महीना अच्छे से। उसके बाद डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग करते हैं, वो उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जाते हैं। तो उनमें वो जैसे मैंने कहा कि उसमें उन्होंने पूछा होता है, ट्रांसक्रिप्ट्स देखते हैं, मार्कशीट्स, और जो तुमने आंसर्स लिखे होते हैं कि तुम क्यों जापान जाना चाहते हो और स्कॉलरशिप, मतलब जापान ही क्यों, इंटरेस्ट क्यों है जापान में, तो उससे वो सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। उनमें से जैसे बहुत सारा बंडल आए तो उनमें जो उन्हें सबसे सही लगता है उसे सिलेक्ट करते हैं, स्क्रीनिंग कहते हैं उसे। तो उसके बाद जो सेलेक्ट होते हैं उसमें जिनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं उन्हें वो मेल करते हैं, ठीक है, कि आपका अब अगले महीने आपका कहते हैं रिटर्न एग्ज़ाम और इंटरव्यू होगा, तो उसके लिए तैयारी कर लीजिए, ठीक है। तो इसके बाद होता है, इसमें भी 3 स्टेज हैं। तो अब मैं स्टेजेस की बात करता हूँ। पहला एप्लीकेशन फॉर्म भरा हमने, ठीक है। उसके बाद हमने एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करा। उसके बाद अगर हम सिलेक्ट होते हैं तो उसके बाद होता है हमारा रिटर्न राउंड, रिटर्न एग्ज़ाम। उसमें पूरी फिज़िक्स भी जिन जो बैचलर्स के लिए भर रहे हैं, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट के लिए, उनको पूरी फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों आता है, ठीक है। और जापानीज़ का भी एग्ज़ाम होता है, बट वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता क्योंकि उन्हें पता होता है जापानीज़ तो इन्हें आती ही नहीं है, तो बट देना पड़ता है, मैंडेटरी होता है, ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं होता। और एक इंग्लिश का, तो ये 5 एग्ज़ाम होते हैं, तो अच्छे लेवल के होते हैं, ठीक है। मैथ्स का, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के अच्छे लेवल के होते हैं। तो 12th तक के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो ये एग्ज़ाम होते हैं और जो एग्ज़ाम में सिलेक्ट होते हैं फिर उनका इंटरव्यू होता है। मुझे इंटरव्यू का भी एक्सपीरियंस इस साल हुआ था, ठीक है। तो वो अगले वीडियो में शेयर करेंगे अलग से, हर चीज़ के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरे, वीडियो कैसे, इंटरव्यू कैसे दें, इन सब के बारे में, ठीक है। तो इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू होने के बाद हमारा रिजल्ट उसी टाइम नहीं आता, ठीक है। ये सब हो गया, सब कुछ हो गया, तो बस हमें वापस और ये इंटरव्यू होता है, ये उनकी प्लेस पे होता है जहाँ वो बुलाते हैं। जैसे दिल्ली एम्बेसी है तो मुझे दिल्ली बुला के वहाँ होगा ये सब, रिटर्न एग्ज़ाम और इंटरव्यू। इसके अलावा जब ये सब हो जाता है तो लगभग समझ लो तुम्हारा काम तो ख़त्म, और बस इसके बाद फिर एम्बेसी का काम है। इसका रिजल्ट बहुत टाइम लगता है, लगभग ये पूरा 1 साल लग जाता है। तो इसका रिजल्ट आता है नेक्स्ट ईयर के जनवरी या फरवरी में। जैसे कि जिसने इस साल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करा, अगर उसने सारा राउंड क्लियर कर लिया तो उसका रिजल्ट आएगा जो फाइनल, वो होगा अगले नेक्स्ट ईयर जनवरी और फरवरी में। तो होता ऐसा है कि जो हमारा जितना भी स्कोर्स होते हैं यहाँ पर रिटर्न एग्ज़ाम और इंटरव्यू के, वो स्कोर्स नोट करके जापान में भेजे जाते हैं। तो जापान की जो मिनिस्ट्री है, MEXT, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, कल्चर, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सब के मार्क्स देख के उसमें वो सिलेक्ट करते हैं कि हम इनमें से इतने बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे। तो वहाँ से वो नेम्स आते हैं एम्बेसी पे, फिर एम्बेसी हमें इन्फॉर्म करते हैं कि आप सेलेक्ट हो गए हैं, तो बस बोरिया बिस्तर मान लीजिए, जाने के लिए तैयार। तो वो हम करते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट में जब हमें स्कॉलरशिप का वेरिफिकेशन हो जाता है तो इन द एंड, मार्च के एंड तक हम यहाँ से इंडिया से डिपार्ट करते हैं जापान के लिए, ठीक है। ये है टोटल प्रोसेस, पूरा अप्रैल से लेके नेक्स्ट ईयर अप्रैल तक का। एप्लीकेशन भरते हैं, फिर एग्ज़ाम देते हैं, फिर इंटरव्यू देते हैं, फिर रिज़ल्ट आता है नेक्स्ट ईयर जनवरी फरवरी में, और फिर उसके बाद हम डिपार्ट करते हैं इंडिया से एज ए स्टूडेंट। फिर वहाँ जाके बस वहाँ जाए, उसके बाद का तो बस अपना जहाँ कॉलेज होता है, पहले तो हमें डॉर्म मिलते हैं वहीं पे, डॉर्मेटोरीज़, और उसके बाद हम अपना अलग से भी रह सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स डॉर्मेटोरीज़ में ही रहते हैं क्योंकि बेटर ऑप्शन रहता है स्टडीज़ के लिए, और जापान एक बहुत ही अच्छी एजुकेशन हब है। तो अब बात करते हैं स्टाइपेंड की, कितना पैसा मिलता है, सबसे इम्पोर्टेंट ना। तो देखो, जितने भी अंडर ग्रेजुएट के लिए जाते हैं लगभग PhD को छोड़ के, तो सबको
1,17,000 येन मिलता है और वो अप्रॉक्सीमेटली 82,900 समथिंग है, तो 83,000 इट्स अ ह्यूज अमाउंट। सोचो यार, इतनी तो यहाँ इंडिया में जो सैलरी कमा रहे होते हैं उनको भी नहीं मिलती 83,000 पर मंथ, ठीक है। तो इतना मिलता है मंथली स्टाइपेंड, और इसमें तुम्हें फ़ीस नहीं देनी होती क्योंकि फ़ीस तुम्हारी एग्जाम माफ़ होती है, ठीक है, फ्री होती है। फ्री इन द सेंस कि वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही होती है उस कॉलेज को तुम्हारी तरफ से। तो जो तुम्हें ये 83,000 रुपये मिलते हैं, तुम्हें अपने लिए मिलते हैं, अपना खर्चा पानी रहने के लिए। जैसे अगर तुम कहीं अलग से रहते हो तो किराए देने के लिए और खाने पीने के लिए। और इसमें मैं एवरेज कॉस्ट बता दूँ, जापान में जो एवरेज नॉमिनल कॉस्ट है कहीं पे भी रहने की, वो लगभग 90,000 येन है, जो कि अराउंड 60 to 62,000 इंडियन रुपीज़ के इक्वल है। तो तुम समझ लो लगभग 20,000 पर मंथ अच्छे से एंजॉय करके तुम्हारे बच जाएंगे पर मंथ स्टूडेंट की लाइफ में। इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी हो नहीं सकती, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया, लगभग 83,000 मिलता है, जिसमें 60,000 माइनस कर लो तुम्हारा खर्चा मंथली, तो 20,000 तुम्हारी सेविंग्स। और जापान एक बहुत मस्त कंट्री है बस। तो अब जापान में जाने के बाद तो पहले 1 साल तुम जापानीज़ सीखते हो लैंग्वेज स्कूल में, उसके बाद तुम्हारा 4 साल का अंडर ग्रेजुएट डिग्री स्टार्ट होती है, ठीक है। तो लगभग मतलब तो तुम्हें पूरे 5 साल लगते हैं ग्रेजुएशन के लिए। और उसके बाद तुम चाहो इंडिया में आओ या वहाँ करो काम, इट्स योर चॉइस। तो और कोई इन्फॉर्मेशन रह रही है क्या इसमें, या मैंने सब कुछ बता दिया? तो ये है कंप्लीट प्रोसेस। और एंड में मैं ये कहना चाहूँगा कि इस साल मैं भी डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग में सिलेक्ट हो गया था, और फिर उसके बाद इंटरव्यू भी हुआ था ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में। मुझे तो लगा था बोरिंग होगा और स्ट्रिक्ट होगा, सीरियस होगा, बट वो जापानी तो बहुत ही फन पर्सन था जिसने इंटरव्यू लिया। एक्चुअली मैंने जितना सेंस है कि इमेज बनी हुई है, जापानीज़ लोग ज़्यादा सीरियस होते हैं, ठीक है। तो यही होगा कि तुम्हें स्कॉलरशिप लेना है तो तुम्हें जापान के बारे में पता होना चाहिए, उसके बारे में डिटेल पढ़ो, वहाँ कल्चर कैसा है, तुम एडजस्ट कर सकते हो या नहीं, क्या डिफरेंस है वहाँ पे और इंडिया में, क्यों जाना चाहते हो, व्हाट्स द रियल रीज़न। तो ये सब अपने आप से पूछो और इनका आंसर दो। और इंटरव्यू में ऑलवेज बी ऑनेस्ट, ठीक है, ज़्यादा लंबा बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलना, डायरेक्ट बोलो जो बोलना है, क्लियर। तो इसी के साथ अपनी इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, और इसका जो नेक्स्ट सीक्वेंस होगी वो हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, लेट्स मीट सून, बाय।